डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में चुनाव से पहले हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपीएससी पर ईडी का छापा। ईडी रेड पर भड़की ममता बनर्जी बोली, हद पार हो चुकी है, पूरे राज्य में टीएमसी करेगी विरोध। वहीं ममता सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ईडी। यूपी प्रदेश में चल सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आरक्षण की वजह से आ सकती है बाधा। पिछड़ा वर्ग आयोग का ना हो सका है गठन। बिहार में पटना सिविल कोर्ट और किशनगंज सिविल कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मेल के जरिए आया धमकी भरा मैसेज। सिविल कोर्ट की सुरक्षा की गई सख्त। पिछले वर्ष भी 2 बार मिली थी ऐसी ही धमकियां। साहिबगंज में अवैध खनन के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई। सीबीआई टीम ने 2 क्रशर इकाइयों का किया स्थल निरीक्षण। खनन दफ्तर की फाइलें और नींबू पहाड़ जांच के घेरे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा शुरू है, जहां ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म यानी कि आईपीएससी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे हैं। यह फर्म ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से जुड़ा है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में ईडी ने फर्म के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। छापेमारी पर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और ईडी पर टीएमसी के चुनावी रणनीति को हाईजैक करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी टीएमसी के चुनावी रणनीति और उनके उम्मीदवारों की लिस्ट चुराने की कोशिश कर रही है। उधर ईडी मुख्यमंत्री ममता के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने ममता सरकार पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इस मामले में कल सुनवाई हो सकती है। दरअसल गुरुवार तड़के सुबह ईडी की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची। सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में एक साथ 2 जगहों पर छापेमारी शुरू की। पहली छापेमारी आईपीएससी के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई, जो सेंट्रल और साउथ कोलकाता के बीच स्थित है। दूसरी ईडी की टीम ने सॉल्ट लेक इलाके में स्थित आईपीएससी के पुराने ऑफिस में छापा मारा। आईपीएससी वही संगठन है जो पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सहयोगी रहा है और चुनावी रणनीति, नारे, उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाता रहा। 2014, 2019 और 2021 के चुनाव में आईपीएससी की भूमिका खास तौर पर महत्वपूर्ण रही। शुरुआत में संगठन से प्रशांत किशोर जुड़े थे, लेकिन उनके पूरी तरह राजनीति में आने के बाद प्रतीक जैन आईपीएससी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हाल के सालों में तृणमूल कांग्रेस और आईपीएससी के बीच करीबी तालमेल रहा और चुनावी रणनीति आईपीएससी की मदद से तय की जा रही थी। छापेमारी के दौरान प्रतीक जैन अपने घर पर ही मौजूद थे। यह कार्रवाई सुबह से जारी थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर पहुंची, जहां ईडी की छापेमारी चल रही थी। ममता बनर्जी वहां कुछ देर तक रुकी। जब वो बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि यह छापेमारी गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों और अन्य अहम जानकारियों को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है और इन फाइलों को चुराने की कोशिश की जा रही है। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया। एक टाइम है, अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब 0 में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने उनसे सर कहकर बात की। ट्रंप का यह भी दावा है कि पीएम मोदी उनसे मिलने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी जल्द से जल्द करने का मुद्दा उठाया। ट्रंप का दावा है कि भारत ने ऑर्डर वर्षों पहले दिया था। रक्षा उत्पादन की समय सीमा और विदेशी सैन्य बिक्री पर चर्चा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, सचमुच भारत मुझसे संपर्क करने आया था। ट्रंप ने आगे अपाचे हेलीकॉप्टर की भारत की मांगों को लेकर बताया कि भारत ने कहा कि सर, हम इसका 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर उसके बाद बुधवार को मोदी और ट्रंप की बातचीत का एआई वीडियो एक्स पर शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में लिखा, ट्रंप सर, मे आई सी यू प्लीज। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था, प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए हैं और कहा, सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? इसके बाद उन्होंने हाँ कहा था। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की। राहुल ने एक्स पर फर्क समझो सर जी कैप्शन के साथ 3 जून का वीडियो शेयर किया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार में ज्वेलरी दुकानदारों द्वारा हिजाब और नकाब पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के संविधान और संवैधानिक परंपराओं के पूरी तरह खिलाफ है। एजाज अहमद ने कहा, सुरक्षा के नाम पर हिजाब और नकाब को निशाना बनाना न केवल गलत है, बल्कि यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई भी है। इस तरह के फैसले संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मिले धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को छीनने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार की साजिश से पहले ही भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग सक्रिय हैं और अब कुछ ज्वेलरी दुकानदार उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा के नाम पर किसी विशेष धार्मिक पहचान को निशाना बनाना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। राजद प्रदेश प्रवक्ता ने ज्वेलरी दुकानदारों से मांग की कि वे तुरंत इस तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई को वापस लें और इस दिशा में गंभीरता दिखाएं। उन्होंने कहा, यह मामला सिर्फ हिजाब और नकाब तक सीमित नहीं, बल्कि यह धार्मिक आजादी पर हमला है और भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने वाला कदम है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्य कारण अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना है, जिसके चलते पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया भी तय नहीं हो पा रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिर दावा किया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय अनुसार अप्रैल मई में ही होंगे। पंचायती राज विभाग ने 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्रमशः 20.6982 और 0.5678% है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन वर्गों के लिए इतनी ही प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। ओबीसी जातियों का प्रतिशत जनगणना में शामिल नहीं था। रैपिड सर्वे 2015 के अनुसार राज्य की ग्रामीण आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 53.33% थी। 2021 के चुनाव में इसी सर्वे के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया गया था। हालांकि किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या 27% से अधिक होने पर भी ग्राम प्रधान के पद 27% से अधिक आरक्षित नहीं हो सकते। यदि यह प्रतिशत 27% से कम हो तो उसी अनुपात में पद आरक्षित होंगे। प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत 27% रखना अनिवार्य है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई अब निर्णायक दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। रांची से पहुंची केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष टीम ने जिले में डेरा डालते हुए जांच की रफ्तार तेज कर दी है। 6 अधिकारियों की यह टीम अगले कुछ दिनों तक साहिबगंज में रहकर अवैध खनन से जुड़े मामलों की गहराई से पड़ताल करेगी। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने जिले में पहुंचते ही 2 क्रशर इकाइयों का स्थल निरीक्षण किया। यहां मशीनों की स्थिति, पत्थरों के भंडारण और संचालन की प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया गया। साथ ही अवैध रूप से निकाले गए खनिजों की संभावित मात्रा और उनके आर्थिक मूल्य
का आकलन भी शुरू किया गया। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि जांच टीम जिला खनन कार्यालय पहुंचकर खनन लीज, परमिट, उत्पादन विवरण और परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच कर सकती है। इसके अलावा लंबे समय से विवादों में रहे नींबू पहाड़ क्षेत्र का भी भौतिक निरीक्षण संभावित है। इस इलाके को लेकर पहले ही बड़े पैमाने पर अवैध खनन, उत्खनन और कारोबार के आरोप सामने आते रहे हैं। पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी बताया जा रहा है कि जांच केवल खनन स्थलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अवैध खनन के पूरे तंत्र, उत्खनन, क्रशर, संचालन और बिक्री की कड़ियों को जोड़कर पड़ताल की जाएगी। इस क्रम में संबंधित लोगों से पूछताछ और जरूरी दस्तावेजों की जब्ती की संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसी की मौजूदगी से जिले के प्रशासनिक हलकों में खलबली मची हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह कार्रवाई साहिबगंज में वर्षों से चले आ रहे अवैध खनन के बड़े खेल पर से पर्दा उठा सकती है। जहां श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को सफाई देने के लिए बुलाया है। इस मामले पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मनजीत सिंह भोमा ने इस मामले में मीडिया से खास बातचीत की। मनजीत सिंह भोमा ने कहा कि जत्थेदार अकाल तख्त की तरफ से भगवंत सिंह मान को भेजी गई चिट्ठी को ठीक करने की जरूरत है और इसी गलती को ठीक करके अकाल तख्त की तरफ से एक नई चिट्ठी जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से पहले जत्थेदार अकाल तख्त को सिख विद्वानों की एक मीटिंग बुलानी चाहिए और इस मामले पर उनकी राय लेनी चाहिए। भगवंत मान को बुलाने से सिख समुदाय 2 हिस्सों में बंट सकता है, इसलिए पंथिक और सिख विद्वानों से सलाह लेनी चाहिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मनजीत सिंह भोमा ने कहा कि यह पहली बार है कि किसी ऐसे सिख को अकाल तख्त साहिब पर पेश किए होने के लिए कहा गया जो पतित नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 तारीख से पहले जत्थेदार अकाल तख्त को सिख विद्वानों की राय जरूर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा भले ही उस दिन भारत के राष्ट्रपति अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का दौरा कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान ने कहा है कि वह उस दिन 7 बार नंगे पैर अकाल तख्त साहिब आएंगे। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU के रेसिडेंट डॉक्टर रमीज मालिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। धर्मांतरण, यौन शोषण और फर्जी निकाह के गंभीर आरोपों में फरार चल रहे डॉक्टर के खिलाफ अब पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। लखनऊ और पीलीभीत की न्यूरिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसके पीलीभीत स्थित पैतृक आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। डॉक्टर रमीज मलिक पर आरोप है कि उसने एक महिला चिकित्सक का धर्मांतरण कराकर उससे फर्जी तरीके से निकाह किया और लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। आरोपी मूल रूप से पीलीभीत के न्यूरिया कस्बे का निवासी है। जांच में सामने आया कि रमीज ने आगरा की रहने वाली महिला चिकित्सक का धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह किया था। लखनऊ के चौक थाना पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि रमीज मलिक का निकाह पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला फील खाना निवासी काजी जाहिद हसन राणा से पढ़ाया गया था, जबकि शारिक नाम का युवक इस निकाह में गवाह बना था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आया कि निकाह के समय ना तो डॉक्टर और ना ही महिला चिकित्सक पीलीभीत आए थे, केवल फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया था। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बरेली के मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा की कार का नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ। कार से पुलिस को एक संदिग्ध बैग मिला। बैग की तलाशी लेने पर उसमें पुलिस को ड्रग और एक सिरंज मिला। शाहजहांपुर पुलिस ने तौकीर रजा के बेटे को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेजा है। सूचना मिलते ही शाहजहांपुर की एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे घटनास्थल पर पहुंची। एसपी ग्रामीण ने बताया कि एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौलाना के बेटे फरमान को हिरासत में लेकर पूछताछ के साथ उसकी कार की तलाशी ली तो उसमें एक संदिग्ध बैग मिला। तलाशी लेने पर बैग से क्रिस्टल और एक सिरंज मिली है। फरमान रजा ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि ये ड्रग वो खुद लिया करता है। फिलहाल पुलिस ने तौकीर रजा के बेटे को हिरासत में लेकर उसको मेडिकल के लिए भेजा है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद से कोर्ट की सुरक्षा को लेकर राज्य भर में हड़कंप मच गया है। ये धमकी मेल के जरिए भेजी गई थी, जिसमें कोर्ट परिसर को निशाना बनाने की खुली चेतावनी भी दी गई है। इस खबर की सूचना पुलिस को मिलते ही पीरबहोर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। फिर फौरन उन्होंने बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम पर मौके पर बुलाया और कोर्ट परिसर को सुरक्षा के दृष्टिकोण से खाली कराया गया। इसके अलावा पुलिस द्वारा शक के घेरे में आए सभी संभावित खतरनाक स्थानों की तलाशी ली जा रही है। गौरतलब है कि पिछले साल भी पटना सिविल कोर्ट को ठीक इसी तरह से 2 बार धमकियां मिली थी। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कानपुर में नाबालिग से अपहरण कर गैंगरेप के मामले में खाकी दागदार हो गई है। दरअसल एक किशोरी ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोप है कि घटना के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई। आरोपों के घेरे में आए दरोगा अमित मौर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं इस केस में जांच कर रहे इंस्पेक्टर को भी पद से हटा दिया गया है। मामले में पीड़िता की शिकायत पर अब दोबारा निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए हैं। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम को भी सक्रिय किया गया है और पीड़िता के बयान दोबारा दर्ज किए जा रहे हैं। मामले में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। सरगुजा जैसे वनवासी और मौसम पर निर्भर इलाके में पहली बार खेती का एक ऐसा प्रयोग सामने आया है जिसने परंपरागत खेती की धारणा को चुनौती दी है। दरअसल अंबिकापुर से लगे सरगांवा में स्थित पाली हाउस के भीतर संरक्षित खेती के जरिए रंगीन शिमला मिर्च की सफल पैदावार ली गई है। सितंबर महीने में लगाए गए पौधों से महज 70 दिनों में शिमला मिर्च निकलने लगी, जबकि इसकी तुड़ाई अप्रैल तक करीब 3 महीने तक चलेगी। इस प्रयोग की खास बात यह है कि एक ही पौधे में 50 से 60 तक शिमला मिर्च लगी है। सीमित क्षेत्र में इतनी पैदावार सरगुजा में पहली बार कभी दर्ज की गई है। यह प्रयोग जिले में संरक्षित खेती की नई संभावनाओं को सामने लाने वाला पहला उदाहरण माना जा रहा है। इस नई पहल के पीछे है युवा किसान राकेश गुप्ता, जिन्होंने पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए आधुनिक तकनीक को अपनाया। खुले खेतों में बढ़ते जोखिम को देखते हुए किसान ने पाली हाउस के भीतर खेती का प्रयोग किया और इसके नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर निकले। खास बात यह भी रही कि इस खेती में दवा और रासायनिक खाद का उपयोग बेहद सीमित किया गया, जिससे लागत घटी और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर रही। राकेश गुप्ता बताते हैं कि उनका लक्ष्य इस प्रयोग को आगे बढ़ाकर इसे औद्योगिक खेती की दिशा में ले जाना है। पाली हाउस के जरिए सब्जी सामान्य समय से करीब 2 महीने पहले बाजार में पहुंच जाती है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलते हैं और बाजार में आपूर्ति की समस्या भी नहीं आती। इस सफलता के बाद वे संभाग के अन्य किसानों को भी इस तकनीक के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उनके खेतों में जाकर मार्गदर्शन देने की योजना भी बना रहे हैं। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में दिगंबर अखाड़ा बड़ी छावनी परशुराम कुंड के बाहुबली बाबा पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। वो माघ मेला को ऐसा सशक्त मंच मानते हैं जहां समाज के हर वर्ग, हर उम्र और हर क्षेत्र से लोग एक साथ जुटते हैं। उनके अनुसार यही वह सबसे उपयुक्त अवसर है जब प्रकृति, पेड़ पौधों और पर्यावरण के महत्व का संदेश सीधे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। बाहुबली बाबा पिछले लगभग 10 वर्षों से साइकिल यात्राओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। विशेष बात यह है कि वो लंबी दूरी तक नंगे पांव चलते हुए और साइकिल भी नंगे पांव चलाकर लोगों को जागरूक करते हैं। अपनी साइकिल के आगे वो एक पौधा रखकर चलते हैं और स्वयं लोगों तक पहुंचकर पेड़ लगाने की आवश्यकता समझाते हैं। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में साधु संतों के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु साधु संतों के सानिध्य में रहकर सनातन धर्म की गहराई और इसकी परंपराओं के बारे में जानकारी ले रहा है। सनातन धर्म की यही विशेषता है कि यह केवल देशवासियों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी कड़ी में इटली से आए एक पिता और उनकी बेटी कुंभ के बाद अब माघ मेले में पहुंचे। दोनों एक संत के पास बैठे उनकी सनातन धर्म से जुड़ी कई बारीक, योगिक और आध्यात्मिक जानकारियां प्राप्त की।
इटली से आई लुक्रेजिया अपने पिता के साथ माघ मेले में पहुंची थी। वे मेले में लगे अलग अलग साधु संतों के शिविरों में जा जाकर उनसे मिल रही थी, प्रश्न पूछ रही थी और सनातन धर्म की विविधताओं को समझ रही थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।